हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे फिर से पार्ट 3 की, जो कि क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम का सीक्वल है। ओके, सो यहाँ पे देखिए सेक्शन ई की हम बात करेंगे, जिसमें कि हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था 28, डायरेक्ट टेक्निक जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट की कम्स विद देयर ओन ड्रॉबैक्स। उनके खुद के क्या है ड्रॉबैक्स हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सोशल डिज़ायरेबिलिटी इन सच अ कंडीशन। तो अगर मैं सोशल डिज़ायरेबिलिटी की बात करूँ तो उसके खुद के क्या है ड्रॉबैक्स हैं। तो इस सिचुएशन में आप बताओ कौन से अदर मेथड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल असेसमेंट विच कैन टैप द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल, मेंशन एनी फोर सच इफेक्टिव टेक्निक्स। तो आपको यहाँ पे उसके अलावा 4 इफेक्टिव टेक्निक्स बताने थे। सो यहाँ पे पहला हमने बात की थी रॉस्टर डॉट टेस्ट, सेकेंड हमने बात की थी बेटा थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, जिसे हम TAT भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और रोसेनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट इज 28 क्वेश्चन, जो कि इसी का बी पार्ट है, यानी और में क्वेश्चन दिया गया था। वाइल सिंपल एंड अपीलिंग, OR जो है उसको इन्होंने बोला वाइल सिंपल है और अपीलिंग है, बट टाइप थ्योरीज truly capturing the uniqueness of every individual, or oversimplify the rich diversity of human personality are debatable, ठीक है। Type theories attempted to place individual into distinct categories based on shared categories characterization। एलिब्रेट करना है आपको थ्योरीज और उनके टाइप्स को। सो बेसिकली टाइप थ्योरी में जो हम बात करते हैं उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं लोगों को। पहला है उसमें से ह्यूमोरल थेरेपी थ्योरी, जिसमें हम हिपोक्रेट्स या गैलेंस को रखते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी जो 4 बॉडी फ्लूइड्स के बेस पे हमने डिवाइड कर रखी है, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फेल्गम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेट्समर बॉडी टाइप थ्योरी। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, पाइगनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ठीक है, या फिर सोमैटिक बॉडी बिल्ड। फिर हमने बात की है शेल्डन सोमैटोट्रॉफिक थ्योरी की, जिसमें कि एंडोमॉर्फ जो हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं और सोशेबल होते हैं। वहीं पे मीजोमॉर्फ की बात की है, जो कि एक्टिव होते हैं और बोल्ड होते हैं। और तीसरा होता है एक्टोमॉर्फ, काफ़ी शांत रहते हैं और रिस्ट्रेन्ड रहते हैं सोशल लोगों से। नेक्स्ट है जंग टाइप थ्योरी। इसमें बात की है पीपल जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, या फिर एक्सट्रोवर्ट में हम दूसरा वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एम्बीवर्ट, ठीक है। डिपेंड करेगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ देयर साइकिक एनर्जी, कि उनकी साइकिक एनर्जी कैसी है। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन का जो ए है और दूसरा है हमारा और, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहे थे 28 के लिए भी और 29 के लिए भी। 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि हैव बीन शोइंग साइंस ऑफ एक्सट्रीम सोशल विड्रॉवल, यानी कि वो जो जहाँ पे भी ग्रुप है या फिर जो सोसाइटी है उससे वो क्या कर रहा है, कहीं ना तो कहीं पीछे हट रहा है। इवन एरेटिक मूड स्विंग्स, काफ़ी मूड स्विंग्स भी उसमें देखे जा रहे हैं। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, हाउ वुड यू अप्लाई डिफरेंट अप्रोचेस, मॉडल, फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये जो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो देखो उसके काफ़ी सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला है हमारा बायोलॉजिकल मॉडल, जिसमें कि रवि के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा कि उसका न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस तो नहीं है, जेनेटिक आपकी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, या फिर ब्रेन डिसफंक्शनिंग तो नहीं है, या हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, बायोलॉजिकल मॉडल में। नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच किसके लिए, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स तो उसके बचपन में कहीं नहीं रह गए, या बचपन के जो एक्सपीरियंस थे वो क्या पता उसके अच्छे ना हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके साइकोडायनेमिक अप्रोच में। नेक्स्ट इज बिहेवियरल अप्रोच। इसमें हम बात करते हैं मेल एडेप्टेशन बिहेवियर में हैव बीन लर्न थ्रू कंडीशनिंग, यानी कि ये हो सकता है कि उसको कंडीशनिंग मिली हो वो पर्टिकुलर बिहेवियर करने के लिए, री इन्फोर्समेंट मिली हो, या फिर उसने ऑब्जर्वेशन की हो दूसरों से और फिर उस चीज़ से वो प्रभावित हुआ हो। फोर्थ है हमारे पास कॉग्निटिव अप्रोच, जिसमें हम बात करते हैं कि उसकी थिंकिंग या नेगेटिव इंटरप्शंस आ गए, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ चुके हैं, इस वजह से उसके मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं। नेक्स्ट इज सोशो कल्चरल थ्योरी, जिसमें कि किसमें क्या आ जाता है, फैमिली का स्ट्रेस, सपोर्ट ना मिलना, सोसाइटी में रिजेक्ट हो जाना, एक्सपीरियंस या कल्चर प्रेशर होना, ठीक है। नेक्स्ट इज डायथेसिस स्ट्रेस या बायोसाइको सोशल व्यू। इसमें क्या है,
इसमें आपका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो रिजल्ट कर रहा है फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल वर्नेबिलिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंट स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में तब हम बात करते हैं 20 की और का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैव कम अ लॉन्ग वे इन देयर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट। To understand psychological disorder, we would require a brief historical amount of how these disorder have been viewed over the ages. तो एक्चुअली में ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और उसकी प्रॉपर एक खुद की जर्नी रही है। तो आपसे पूछा है ट्रेस द हिस्ट्री और डिसऑर्डर, आपको हिस्ट्री के बारे में पूछा है डिसऑर्डर्स की, जो कि पहले क्या व्यूज़ थे और आज के टाइम पे उसको लेके क्या व्यूज़ है। तो अगर मैं बात करूँ एंशियंट टाइम की, तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो वॉज ऑफन एक्सप्लेन बाय सुपर नेचुरल फोर्सेज, यानी पहले के टाइम पे बोला जाता था कि अगर कोई ऐसा कुछ बिहेवियर शो कर रहा है जो बिल्कुल अलग है तो वो सुपर नेचुरल फोर्स यानी भूत हो गया, आत्मा हो गई, उसकी वजह से होता है, इविल स्पिरिट्स की वजह से होता है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट इंक्लूड, इसमें क्या होता था, मैजिक होता था, रिचुअल्स होते थे, एक्सोक्राइंस होते क्रेनिज्म होता था। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रीक फिजिशियंस की, जो कि स्पेशली हिपोक्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको टूवर्ड्स नेचुरल कॉजेस एंड लिंक डिसऑर्डर टू इम्बेलेंस ऑफ बॉडी ह्यूमर, यानी कि इन्होंने उनकी बॉडी के ह्यूमर से इस चीज़ को रिलेट किया। उसके बाद आया मिडल एज। मिडल एज में सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन वापस कॉमन हो गया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये बात बोली गई कि बिगनिंग ऑफ मोर ह्यूमन केयर इज, मतलब अगर आप इसको ह्यूमन केयर में देते हो तो वो बिल्कुल ठीक भी हो सकता है, ये कुछ परसेंट तो वो ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द 18th और 19th सेंचुरी मोर ट्रीटमेंट एम्फोसाइजेस काइंडनेस एंड स्ट्रक्चरल केयर, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी में इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो भी बच्चा हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का होगा उसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड केयर में उसको रखना है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल ईरा जो है वो डेवलप हुई और उस फ्रॉड और ये सब आ चुके थे तब तक। उन्होंने हाईलाइट किया साइकोलॉजिकल कॉजेस और साइकोथेरेपी, और 20th सेंचुरी में बिहेवियरल कॉग्निटिविज्म आ गया था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आ चुकी थी, जो कि आज के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा बायोसाइको सोशल मॉडल, जो कि वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें हम मेंटल केयर, हेल्थ और साइकेट्रिक मेडिकेशन जो है वो बच्चे को देते हैं अगर वो उसको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो। नेक्स्ट इज सेक्शन एफ पे आ जाते हैं, जिसमें आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देखिए 2 केसेस आपको दिए गए थे, ठीक है। एक ऋतु का केस था, यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया है लेकिन वैसे मैं बता देती हूँ। ओके, बेस्ड ऑन सिंबल्स डिस्क्राइबिंग फॉर ऋतु आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रेस शी इज एक्सपीरियंसिंग। तो ऋतु जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उसकी लड़ाइयाँ हो रही थी दूसरों के साथ, काफ़ी प्रेशर फील हो रही थी, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी अपने पीयर्स के वजह से। कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी किस चीज़ में, करियर चॉइसेस में, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या लेना चाहिए, और प्रेशर था किससे, पेरेंट्स से, ठीक है, रिलेटिव से और उसकी खुद की एक्सपेक्टेशन से भी। मेंशन 1 इमोशनल एंड 1 साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस दैट ऋतु वाज गोइंग थ्रू। तो देखो इमोशनल इफेक्ट क्या था, इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, यानी जो आपकी अंदर से इमोशंस आप क्या कैसे आ रहे थे, आप बहुत इरिटेट हो रही थी ऋतु और बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो उसको अच्छे से फील नहीं हो रही थी, उसकी सेल्फ वर्थ जो है वो काफ़ी लो हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो यहाँ पे बोला गया था श्रेया जो है उसको वेट लॉस हो रहा है, वो स्किप कर रही है मील्स, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत मोटी है, डिस्पाइट, बल्कि वो रियल में क्या थी, अंडरवेट थी, एंड हैज़ लो एनर्जी एंड मूड स्विंग्स, और उसके एनर्जी भी काफ़ी लो रहती थी और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो आपको बताना है कि वो किससे सफ़र कर रही है। तो श्रेया जो है वह एनोरेक्सिया नर्वोसा से क्या कर रही है, सफ़र कर रही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ डिसऑर्डर। अदर फॉर्म्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में क्या क्या आ सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहला है
नर्वोसा और दूसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। नर्वोसा में क्या होता है, एक पर्सन जो है वो रिपीटेड पीरियड पे ओवर ईटिंग करता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ईटिंग डिसऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे देखो ओवर ईटिंग, ठीक है, फॉलोड बाय कंपेंसेटरी बिहेवियर, सेल्फ इंडक्टिंग वॉमिटिंग, फास्टिंग या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज। यानी वो अपने आप को ओवर ईटिंग से क्या करता है, या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईट करता है या फिर फास्ट कर लेता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है ताकि वो पतला हो जाए, कमज़ोर हो जाए। नेक्स्ट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो कंटिन्यूसली लार्ज अमाउंट में खाना खाता है ताकि, और उसको सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं रहता कि वो कितना खा रहा है कितना नहीं खाता, बट यूजुअली विदाउट रेगुलर पर्जिंग्स, ठीक है। मतलब वो खाता जाता है, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे नहीं खाना है या कम खाना है या इतना ही खाना है, वो बस स्ट्रेस की वजह से, अंडर स्ट्रेस वो कंटिन्यूसली खाता रहता है। सो यहाँ पे आपका CBSE का क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।